Good morning, student. First of all, I will give you my introduction. Myself, Yogesh Goswami. ठीक है, I am here to teach for chemistry. Earlier, I used to teach in Bansur, MPS Corporation, Matsya and ATS School. ठीक है, स्टूडेंट. सबसे पहले आज हम डिस्कस करेंगे सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, जो कि पार्ट फर्स्ट इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री से रिलेटेड है. यूनिट फर्स्ट है, पार्ट फर्स्ट केमिस्ट्री का यूनिट फर्स्ट है. ठीक है स्टूडेंट. सबसे पहले केमिस्ट्री, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ केमिस्ट्री? व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ केमिस्ट्री? द केमिस्ट्री is the branch of science in which we deals the chemical composition and the structure of chemical substance and its transformation each other. ठीक है स्टूडेंट. एक साइंस की ऐसी ब्रांच है जिसमें हम पदार्थों का केमिकल ट्रांसफॉर्मेशन, इंटर कन्वर्जन, केमिकल स्ट्रक्चर, केमिकल कंपोजिशंस, इनकी रिएक्शंस के बारे में स्टडी करते हैं. उसे हम केमिस्ट्री कहते हैं. इन अदर वर्ड्स, द साइंस ऑफ एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स इज आल्सो नॉन एज केमिस्ट्री. ठीक है, केमिस्ट्री को द साइंस ऑफ एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स भी कहा गया है, क्योंकि इनमें हम साइंस एटम्स और मॉलिक्यूल्स के केमिकल कैरेक्टर्स एंड फिजिकल कैरेक्टर्स एंड केमिकल ट्रांसफॉर्मेशंस का स्टडी करते हैं. ठीक है स्टूडेंट, ये बातें हैं. उसके बाद इम्पोर्टेंस क्या है केमिस्ट्री का? बहुत वाइड इम्पोर्टेंस है इसका, बहुत बड़ा फील्ड है इसका केमिस्ट्री का. सबसे पहले तो मेडिकल साइंस में एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है केमिस्ट्री. दवाइयों में, मेडिसिन्स में, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में. ठीक है, हमारे डेली लाइफ में इसका बहुत इम्पोर्टेंट रोल है. ठीक है, जो हम परफ्यूम्स बनाते हैं, क्रीम लगाते हैं, ठीक है, नेल पॉलिश, लिपस्टिक, पेंट करते हैं, इंडस्ट्रियल फील्ड में इसका बहुत बड़ा एक इम्पोर्टेंट रोल है. ठीक है, यानी कहने का मतलब ये है कि जहाँ भी नज़र डालो तो वहाँ केमिस्ट्री का एक इम्पोर्टेंस नज़र आता है. ठीक है, जिधर भी नज़र डालो वहाँ केमिस्ट्री का इम्पोर्टेंस नज़र आता है. ठीक है स्टूडेंट. अब हम बात करते हैं, जैसे युद्ध में जो वार होता है उसमें भी, जैसे ट्राइनाइट्रो टोलुइन, TNT, नाइट्रोग्लिसरीन, ठीक है, डायनेमाइट, ये सारे क्या हैं? केमिकल सब्सटेंस हैं जो कि सिंथेसाइज किए जाते हैं लैब में. ठीक है स्टूडेंट. तो केमिस्ट्री का बहुत वाइड फील्ड है, इसका इम्पोर्टेंस बहुत वाइड लेवल पर है. ठीक है स्टूडेंट. उसके बाद हम पढ़ते हैं केमिस्ट्री में द मेजरमेंट इन केमिस्ट्री. मेजरमेंट. ठीक है स्टूडेंट. और मेजरमेंट में हम क्वांटिटी के बारे में पढ़ते हैं. क्वांटिटी, ठीक है, क्वांटिटी या फिजिकल क्वांटिटी. फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है? फिजिकल क्वांटिटी, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटी? फिजिकल क्वांटिटी भौतिक राशियां कहते हैं इनको. द क्वांटिटी विच कैन बी measured or can be calculated and can be weighted is called physical quantity. ऐसी राशियां जिनको हम माप सकें या तोल सकें उन्हें हम फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं. जैसे मास, ठीक है, वेट, लेंथ, ठीक है, टाइम, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है, वॉल्यूम, ठीक है, ये सारे क्या हैं? ये फिजिकल क्वांटिटी हैं. वेलोसिटी, ये सारी क्या है? फिजिकल. एक्सीलरेशन, ठीक है, डिस्टेंस. द क्वांटिटी विच कैन बी कैलकुलेटेड, कैन बी मेजर्ड एंड और कैन बी वेटेड इज कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटी. ठीक है, ऐसी राशियां जिन्हें हम तोल सकें या माप सकें, ठीक है, उन्हें हम क्या कहते हैं? फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं. ठीक है स्टूडेंट. अब ये टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटी में दीज आर क्लासिफाइड इनटू टू टाइप्स. इसे दो भागों में डिवाइड किया गया है. पहले नंबर पे है फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी एंड सेकंड इज ड्राइव्ड फिजिकल क्वांटिटी.
इन्हें मूल कहते हैं, इनको व्युत्पन्न कहते हैं। फंडामेंटल क्या होता है? द फिजिकल क्वांटिटी विच कैन नॉट बी डिराइव्ड फ्रॉम एनी क्वांटिटी इज कॉल्ड फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। ऐसी भौतिक राशियां जिन्हें और किसी भौतिक राशि से व्युत्पन्न नहीं किया जा सकता, ठीक है। द क्वांटिटी, द फिजिकल क्वांटिटी विच कैन नॉट बी डिराइव्ड फ्रॉम एनी फिजिकल क्वांटिटी, ठीक है, और इट डज नॉट डिपेंड एनी अदर फिजिकल क्वांटिटी, ये किसी दूसरी राशि पर डिपेंड भी नहीं करती हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? फंडामेंटल कहते हैं। जैसे मास, द्रव्यमान, ठीक है, लेंथ, टाइम, ठीक है, मोल, अमाउंट ऑफ सबस्टेंस, अमाउंट ऑफ सबस्टेंस, ठीक है, ये सारे क्या हैं? ये फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी हैं, ठीक है। और ड्राइव में क्या जाता है? द फिजिकल क्वांटिटी विच कैन बी ड्राइव्ड फ्रॉम फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। ऐसी राशियां जिन्हें फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी से व्युत्पन्न किया जाता है उन्हें ड्राइव्ड फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं। जैसे डेंसिटी, डी, घनत्व जो होता है डेंसिटी कहलाता है। डी होता है मास अपॉन वॉल्यूम, मास अपॉन वॉल्यूम, क्योंकि इसका जो यूनिट है वो फंडामेंटल से निकलेगा। जैसे मास का क्या है यूनिट? किलोग्राम, लेंथ का क्या है? मीटर है, ठीक है, टाइम का क्या है? सेकंड है, अमाउंट ऑफ सबस्टेंस को कैसे शो करते हैं? मोल में शो करते हैं। तो डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। मास क्या है? मास का हो जाएगा किलोग्राम, ठीक है, और वॉल्यूम को लिखते हैं लेंथ इंटू ब्रॉथ इंटू हाइट या एल क्यूब, इसमें व्यक्त करते हैं। तो लेंथ इंटू ब्रॉथ इंटू हाइट, और इन सब की यूनिट क्या है? मीटर। तो मीटर किसकी यूनिट है? फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी की। तो जो डेंसिटी है वो एक ड्राइव्ड फिजिकल क्वांटिटी है, क्योंकि इसकी जो यूनिट है वो किससे निकल के आ रही है? इसकी यूनिट डिपेंड करती है फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी पर, ठीक है। ऐसी वेलोसिटी है, वेलोसिटी क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस क्या होती है? मीटर होती है इसकी यूनिट, और टाइम की क्या होती है? सेकंड होती है। तो मीटर पर सेकंड, मीटर पर सेकंड, मीटर पर सेकंड, और सेकंड भी क्या है? सेकंड किसकी यूनिट है? फंडामेंटल है। तो वेलोसिटी एक ड्राइव्ड फंडामेंटल ड्राइव्ड फिजिकल क्वांटिटी है, क्योंकि इसकी यूनिट किससे निकल रही है? फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी से निकल रही है। ऐसे ही एक्सीलरेशन, एक्सीलरेशन जिसे ए से व्यक्त करते हैं, और एक्सीलरेशन क्या होता है? द चेंज इन वेलोसिटी इन पर यूनिट टाइमिंग, द चेंज इन वेलोसिटी इन पर यूनिट टाइमिंग इज कॉल्ड एक्सीलरेशन, ठीक है। चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, टाइम की यूनिट सेकंड हो जाएगी, और जो वेलोसिटी है उसकी हो जाएगी मीटर पर सेकंड, वेलोसिटी की हो जाएगी मीटर पर सेकंड। तो जो एक्सीलरेशन है उसका आ जाएगा मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, क्योंकि वेलोसिटी की जो यूनिट है वो क्या होती है स्टूडेंट? मीटर पर सेकंड, और टाइम अपॉन हुआ डिवाइडेड बाय टाइम, चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम, और टाइम की है सेकंड। तो मीटर पर सेकंड, तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है, ये इसकी यूनिट हो जाएगी। एक्सीलरेशन की यूनिट हो जाएगी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है स्टूडेंट, क्योंकि मीटर पर सेकंड नीचे आ जाएगा, ये सेकंड जो टर्म है नीचे आ जाएगी, तो मीटर पर सेकंड, सेकंड है ही, तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है स्टूडेंट। तो ये ड्राइव्ड फिजिकल क्वांटिटी जो है इसकी यूनिट डिपेंड करती है फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी पर, ठीक है स्टूडेंट। उसके बाद हम पढ़ते हैं प्रिसीजन एंड एक्यूरेसी। मेजरमेंट में ही हम प्रिसीजन और एक्यूरेसी के बारे में डिस्कस करते हैं।
पढ़ते हैं प्रिसीजन एंड एक्यूरेसी। व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ प्रिसीजन, इसको समझेंगे स्टूडेंट, और एक्यूरेसी को भी समझेंगे। पहले थोड़ा डेफिनेशन क्या है इसका, उसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो जो प्रिसीजन है, टू शो द इक्वलिटी ऑफ different results of the same measurement, to show the equality of different results of the same measurement in the resultant digit precision is used। दोबारा सुने, किसी मापन के भिन्न भिन्न परिणामों में समरूपता को व्यक्त करना, किसी मापन के भिन्न भिन्न परिणामों में या डिफरेंट रिजल्ट में समरूपता को प्रदर्शित करना ही प्रिसीजन कहलाता है। ठीक है स्टूडेंट, दोबारा सुने, टू शो द इक्वलिटी ऑफ डिफरेंट रिजल्ट्स इन द सेम मेजरमेंट ऑफ एनी फिजिकल क्वांटिटी प्रिसीजन इज यूज्ड। ठीक है, इसको हम और समझेंगे एग्जाम्पल से कैसे, और एक्यूरेसी के बारे में और बता देते हैं। एक्यूरेसी क्या है? The accuracy of the any measurement to show the proximity of obtained value with the actual value। ठीक है स्टूडेंट, दोबारा सुने, the accuracy of the any measurement to show the proximity होता है समानता को व्यक्त करना, to show the proximity of the obtained value with the actual result। ठीक है, अब इनको हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान के चलो कि एक पीस ऑफ मेटल है, उसकी जो रियल जो वेट है वो 0.630 ग्राम है। एक धातु का टुकड़ा है, उसका वेट किया गया डिजिटल वेट मशीन से, वो आया 0.630 ग्राम। ठीक है, अब 3 स्टूडेंट हैं, ए, बी और सी। ए स्टूडेंट से भी कहा गया कि इसकी 3 बार रीडिंग लो, इनको 3 बार तोलो। बी से भी कहा गया आप भी इसकी 3 रीडिंग लो, और सी से भी कहा गया कि आप भी इसकी 3 रीडिंग लो। तो ए ने सबसे पहले ली, एक बार इसको वेट किया तो एक बार आया 0.612 ग्राम, एक बार आया 0.618 ग्राम, और एक बार आया 0.624 ग्राम। ठीक है स्टूडेंट, बी से कहा गया इसकी 3 रीडिंग लो, तो इन्होंने इसको इस प्रकार से वेट किया, इनकी रीडिंग इस प्रकार से आई 0.628 ग्राम, 0.629, इसको यहाँ ले लेते हैं 627, 628 ग्राम और 0.629 ग्राम। ठीक है, सी से कहा गया इसकी आप इसको 3 बार वेट करो, तो इसका आया 0.628 ग्राम, 0.629 ग्राम और 0.630 ग्राम। ठीक है स्टूडेंट, अब इसमें क्या है, हमने ये कहा प्रिसीजन टू शो द इक्वालिटी ऑफ द डिफरेंट रिजल्ट्स ऑफ द ऑन द सेम मेजरमेंट इन रिजल्टेंट डिजिट प्रिसीजन इज यूज्ड। यानी किसी भौतिक राशि के समान मापन से प्राप्त भिन्न रिजल्ट्स में समरूपता को व्यक्त करना क्या कहलाता है? प्रिसीजन कहलाता है। अब यहाँ ये देखो, क्या ये जो रीडिंग्स आई हैं वो एक दूसरे से समरूपता या क्लोजनेस इंडिकेट करती हैं? नहीं। क्यों? ये 0.612 है, ये 0.618 है, तो बहुत ज़्यादा डिफरेंट हो गया। ये 0.624 है। अगर 0.612, 13, 14 होता तो हम कहते हैं कि ये प्रिसीजन वैल्यू है। ये जो मेजरमेंट है वो क्या है? प्रिसीजन है। ठीक है, लेकिन ये बहुत डिस्टेंस है, बहुत ज़्यादा गैप है इसमें, तो ये प्रिसीजन भी नहीं है और एक्यूरेट रिजल्ट भी नहीं है। एक्यूरेट में क्या होता है? एक रीडिंग ऐसी हो जो बिल्कुल एक्चुअल वैल्यू से मेल खाए। एक्चुअल वैल्यू क्या है? वेट ऑफ पीस कितना है? 0.630। तो ना तो ये प्रिसीजन है, एक ही जो रीडिंग्स हैं 3, वो ना तो प्रिसीजन है ना ही एक्यूरेट हैं। ठीक है स्टूडेंट, दूसरी बी ने 3 रीडिंग लिए हैं, तो 0.627, 0.628, 0.629, तो ये एक दूसरे से क्या है? क्लोजनेस इंडिकेट कर रही हैं, क्लोजनेस रिप्रेजेंट कर रही हैं। तो ये क्या है? प्रिसीजन तो है
क्योंकि किसी भौतिक राशि के समान मापन से प्राप्त भिन्न भिन्न जो डिफरेंट जो रिजल्ट हैं उनमें क्या है, क्लोजनेस शो हो रही है, नज़दीकी शो हो रही है, तो ये प्रिसीजन वैल्यू शो कर रही हैं, लेकिन ये एक्यूरेट वैल्यू नहीं है, क्योंकि इनमें से कोई भी रीडिंग ऐसी नहीं है जो एक्यूरेट एक्चुअल वैल्यू से सिंपलिटी शो करे, एक्चुअल वैल्यू से सिंपलिसिटी शो करे। तो ये प्रिसीजन है लेकिन एक्यूरेट नहीं है ये तीनों। ठीक है स्टूडेंट। तीसरा सी ने 3 रीडिंग ली, 0.628, 0.629 और 30। तो ये प्रिसीजन भी है क्योंकि क्लोजनेस शो कर रही है, 28 के बाद 29, 29 के बाद 30, और इनमें से एक रीडिंग ऐसी है जो सिंपलिसिटी शो कर रही है एक्चुअल वैल्यू से, तो ये एक्यूरेट भी है। सी की जो रीडिंग्स आ रही हैं वो एक्यूरेट भी है और एक्यूरेट भी है और प्रिसीजन भी है। ठीक है स्टूडेंट, प्रिसीजन समझ में आ गया, एक्यूरेट समझ में आ गया। एक्यूरेसी मैंने बता दी, द एक्यूरेसी ऑफ द मेजरमेंट टू शो द प्रॉक्सिमिटी, प्रॉक्सिमिटी यानी समीपता शो कर रही है इससे या समानता, टू शो द प्रॉक्सिमिटी ऑफ द ऑब्टेन्ड वैल्यू विद द एक्चुअल वैल्यू। ये ऑब्टेन्ड वैल्यू है, टू शो द प्रॉक्सिमिटी ऑफ द ऑब्टेन्ड वैल्यू विद द एक्चुअल वैल्यू। ये एक्चुअल वैल्यू है और ये 3 क्या है, ऑब्टेन्ड वैल्यू है सी की। तो ये प्रिसीजन वैल्यू भी शो कर रही है और एक्यूरेट भी है। ठीक है स्टूडेंट, ये है। हम आगे चलते हैं एसआई यूनिट। एसआई यूनिट इंटरनेशनल स्टैंडर्ड इंटरनेशनल यूनिट। एसआई यूनिट स्टूडेंट क्या होता है, इसे कहते हैं स्टैंडर्ड इंटरनेशनल यूनिट। हम ये जानते हैं लगभग 1960 से पहले डिफरेंट कंट्रीज में डिफरेंट मेथड्स थे, डिफरेंट सिस्टम्स थे। किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का मेजरमेंट करने के लिए डिफरेंट सिस्टम थे। हम ये जानते हैं MKS, CGS और FPS, मीटर किलोग्राम सिस्टम, ग्राम सेंटीमीटर सिस्टम और फुट पाउंड सिस्टम। ठीक है, जैसे इंग्लैंड में मास को पाउंड में व्यक्त किया जाता था, पाउंड में, तो इंडिया में किलोग्राम में, और किसी कंट्री में मास को मेज़र किया जाता था और किसी यूनिट में। तो उस कंट्री का कोई व्यक्ति अगर यहाँ आ जाए या यहाँ का कोई वहाँ चला जाए तो बड़ी दिक्कतें, बहुत डिफ़िकल्टीज फेसअप करनी पड़ती थी। तो सॉल्व द प्रॉब्लम solution of this difficulty in different countries. The international scientist organized the methods which called standard international unit. ठीक है, यानी इस समस्या का जो है, इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन करने के लिए इंटरनेशनल साइंटिस्ट जो थे उन्होंने एक मेथड, एक सिस्टम डेवलप किया इन 1960, जिसे हम क्या कहते हैं, एसआई यूनिट कहते हैं। और इस यूनिट में 7 जो है फंडामेंटल्स फिजिकल क्वांटिटी को रखा गया और उनके जो हैं फिक्स यूनिट रखे गए और उन्हें हर कंट्री में जो है एफिलिएशन मिला, हर कंट्री में उन्हें एफिलिएशन मिला। ठीक है स्टूडेंट, तो अलग अलग देशों से जो लोग आते थे यहाँ के वहाँ जाते थे या वहाँ के यहाँ आते थे, तो हम जैसे यहाँ के जो इंडियंस हैं वो अगर किसी अदर कंट्री में जाएंगे और यूँ कहेंगे कि एक शेर दे दे, एक शेर शुगर दे दो, या एक शेर आप कोई चीज़ मांगो तो वो दे दो, तो वहाँ के लोग समझते नहीं थे। तो इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन करने के लिए 1960 में इंटरनेशनल लेवल के साइंटिस्टों ने एक सिस्टम डेवलप किया जिसे एसआई यूनिट कहते हैं। ठीक है, और इस यूनिट में 7 फिजिकल क्वांटिटियों को रखा गया है और उनके फिक्स यूनिट रखे गए हैं, जैसे कि मास,
ठीक है, और इसका मास का जो यूनिट है वो किलोग्राम हर पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड में एफिलिएट किया गया, वाज एफिलिएटेड। इससे जो है किलोग्राम को हर कंट्री में मान्यता मिली इसको। जैसे लेंथ है तो इसको मीटर में इंडिकेट किया गया, ठीक है। टाइम है तो इसको सेकंड में, ठीक है। मास, लेंथ, टाइम, ठीक है। और अमाउंट ऑफ मास को मोल में इंडिकेट किया गया, ठीक है। और लाइट इंटेंसिटी प्रकाशीय तीव्रता को कैंडिला CD में व्यक्त किया जाता है, मीटर को M से, किलोग्राम को, सेकंड को S से, किलोग्राम है मीटर को M से, मोल को मोल में, कैंडिला को CD में, ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी को एम्पियर में शो किया गया, ठीक है। 1 2 3 4 5, ठीक है। टेम्परेचर को केल्विन में शो किया गया, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रिसिटी, अमाउंट ऑफ सबस्टेंस, लेंथ, मास, लेंथ, टाइम, इलेक्ट्रिसिटी, टेम्परेचर, लाइट इंटेंसिटी, अमाउंट ऑफ मास हो गया, लेंथ हो गए 3 4 5 6 7, ठीक है, हो गए 7 हो गए। तो ये जो 7 थे ये फंडामेंटल यूनिट्स हैं, ये SI यूनिट, दीज आर आल्सो नॉन SI यूनिट्स, ठीक है। ये इंटरनेशनल लेवल के साइंटिस्टों ने ये फिजिकल फंडामेंटल्स यूनिट के जो यूनिट है वो फिक्स किए हैं और इन्हें हर कंट्री में एफिलिएशन है, ये हर कंट्री में मान्यता प्राप्त हैं, ठीक है स्टूडेंट। हम बात करते हैं सिग्निफिकेंट फिगर्स। क्या होता है? सिग्निफिकेंट फिगर्स when we measure any physical quantity in the pure form, that the number of meaningful digit in that measurement is called significant figures, ठीक है स्टूडेंट। when we measure of any physical quantity in pure form, that the number of meaningful digit is called significant figures। सुने इनको कैसे, क्या समझें कि जब हम किसी राशि को, किसी भौतिक राशि के मापन को शुद्ध रूप से व्यक्त करते हैं तो उसमें अर्थपूर्ण अंकों की जो संख्या होती है उसे सिग्निफिकेंट फिगर्स कहते हैं, ठीक है। जब किसी भी भौतिक राशि के मापन को हम शुद्ध रूप से इंडिकेट करते हैं तो उसमें द नंबर ऑफ फिगर्स ऑफ मीनिंगफुल डिजिट इज कॉल्ड सिग्निफिकेंट फिगर्स, ठीक है। एंड इसके कुछ रूल हैं, रूल ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर। सबसे जो पहला फर्स्ट रूल है वो क्या है? ऑल नॉन जीरो फिगर्स आर कॉल्ड सिग्निफिकेंट फिगर्स। जितने भी नॉन जीरो फिगर्स हैं, जैसे 2 5 6 में सिग्निफिकेंट फिगर्स सारे नॉन जीरो फिगर्स हैं, तो कितने होंगे? 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे। जैसे 32 2 2 सारे नॉन जीरो हैं तो इसमें 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे। 6 3 8 नॉन जीरो है सारे के सारे, तो इसमें 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे, ठीक है स्टूडेंट। ऑल नॉन जीरो फिगर्स आर कॉल्ड सिग्निफिकेंट फिगर, ठीक है। सेकंड रूल जो है वो क्या है? ऑल नॉन जीरो कम्स बिटवीन 2 नॉन जीरो फिगर्स।
all zero comes between non-zero figures are called significant figures, यानी कि दो नॉन जीरो के बीच में आने वाले सारे जीरो भी सिग्निफिकेंट फिगर्स कहलाते हैं। अब इसमें कितने, इस नंबर में कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे? ये तो होंगे, ये नॉन जीरो हैं और इनके बीच आने वाले सारे जीरो भी क्या होंगे? सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे, क्योंकि all zero which comes between non-zero figures is also called significant figures। तो significant figures कितने होंगे? 1 2 3 4 5 6, इसमें 6 होंगे। ऐसे ही 4 4 0 0 0, तो ये नॉन जीरो हैं 4, ये भी नॉन जीरो हैं, इनके बीच में 3 आ रहे हैं, 3 जीरो आ रहे हैं, तो ये भी क्या होंगे? सिग्निफिकेंट फिगर्स कहलाएंगे। तो सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने होंगे? 1 2 3 4 5, ठीक है, ये दूसरा नियम है, दूसरा रूल है। उसके बाद आता है थर्ड क्या है? इफ द वैल्यू ऑफ नंबर इज लेस देन 1 देन द जीरो which is present in the right side to the decimal point and the left side to the non-zero figures। थर्ड रूल है, इफ द वैल्यू ऑफ नंबर इज लेस देन 1 0.00562, अब ये जो है ये 1 से कम है। इफ द वैल्यू ऑफ नंबर इज लेस देन 1, ये 1 से कम है, देन द जीरो विच कम्स द राइट साइड टू द डेसिमल पॉइंट एंड लेफ्ट साइड टू द नॉन जीरो फिगर्स, जीरो जो कि डेसिमल पॉइंट के राइट साइड में है और नॉन जीरो फिगर के लेफ्ट में है, आर नॉट सिग्निफिकेंट फिगर्स। ये वाले सिग्निफिकेंट फिगर्स नहीं होंगे, बाकी ये ही होंगे। तो यहाँ ये वाले जीरो सिग्निफिकेंट फिगर्स नहीं होंगे, नॉन जीरो बाकी के हैं ये होंगे। तो सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने होंगे? इसमें 3 होंगे, क्योंकि अगर 1 से कम है, नंबर ऑफ वैल्यू इज लेस देन 1, देन द ऑल जीरो विच इज प्रेजेंट to the right side to the decimal point and the left side to the non-zero figures is not significant figures, ठीक है। तो इसमें significant figures कौन से होंगे? नॉन जीरो वाले ही होंगे, ठीक है स्टूडेंट। उसके बाद जो फोर्थ रूल है, फोर्थ रूल क्या कहलाता है, क्या कहता है? इफ द वैल्यू ऑफ नंबर ऑफ इज लेस देन 1, इफ द वैल्यू ऑफ नंबर ऑफ लेस देन 1, देन ऑल द जीरो विच कम्स आफ्टर last non-zero figures, which comes after last non-zero figures are called significant figures। ये वाले जीरो सिग्निफिकेंट नहीं होंगे, लेकिन जो जीरो लास्ट नॉन जीरो फिगर के बाद में आते हैं, तो ये तो है नॉन जीरो, 3 तो ये है ही, लेकिन ये वाले जीरो भी क्या होंगे? सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे। तो क्या होंगे? टोटल ऑफ द सिग्निफिकेंट नंबर्स, टोटल नंबर ऑफ द सिग्निफिकेंट फिगर्स कितना होगा? 1 2 3 4 5 6 7 8 सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे। इफ द वैल्यू ऑफ नंबर ऑफ लेस देन 1, देन ऑल द जीरो विच कम्स आफ्टर लास्ट नॉन जीरो फिगर्स आर कॉल्ड सिग्निफिकेंट फिगर्स। इसके बाद लास्ट नॉन जीरो नंबर 2 है, तो इसके बाद आने वाले ये वाले शून्य सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे, लेकिन ये वाले नहीं होंगे, क्योंकि ये पॉइंट के राइट में आ रहे हैं और नॉन जीरो के लेफ्ट में आ रहे हैं, ये वाले नहीं होंगे। लेकिन लास्ट नॉन जीरो फिगर्स के बाद जितने भी आ रहे हैं जीरो, वो सारे सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे। ऐसे ही 0.007000, तो ये वाले सिग्निफिकेंट्स नहीं होंगे, ये तो होगा नॉन जीरो है और ये भी होगा, क्योंकि लास्ट नॉन जीरो के बाद आने वाले जीरो भी सिग्निफिकेंट्स होंगे। तो कुल टोटल कितने हो जाएंगे? 4। 0.0800 में 8 तो है ही, और उसके बाद आने वाले ये जीरो भी क्या होंगे? सिग्निफिकेंट होंगे। कुल टोटल कितने हो जाएंगे? 5 हो जाएंगे सिग्निफिकेंट फिगर्स, ठीक है स्टूडेंट। इस प्रकार से हम डिटरमाइन करते हैं। उसके बाद स्टूडेंट जो 5th रूल है वो क्या है? इफ द वैल्यू ऑफ नंबर इज 1 और मोर देन 1, if the value of number is 1 or more than 1, then all zero which comes after
लास्ट नॉन जीरो फिगर्स इज नॉट सिग्निफिकेंट फिगर्स। जैसे अगर फिगर्स का मान 1 है या 1 से ज़्यादा है तो नॉन जीरो के बाद आने वाले ये वाले जीरो सिग्निफिकेंट नहीं होंगे, क्योंकि 1 से ज़्यादा, वो 1 से कम था, अब ये 1 से ज़्यादा हो गया। क्योंकि रूल क्या कहता है, इफ द वैल्यू ऑफ नंबर इज 1 और मोर देन 1 देन द ऑल जीरो विच कम्स आफ्टर लास्ट नॉन जीरो फिगर्स आर नॉट सिग्निफिकेंट। ये वाले नहीं होंगे तो इसमें ये वाले जीरो नहीं होंगे कि संख्या का मान 1 से ज़्यादा हो गया तो केवल 1 ही होगा इसमें। ठीक है स्टूडेंट। उसके बाद जैसे 2 है, 26200, तो द वैल्यू ऑफ नंबर इज 1 और मोर देन 1, इसका जो मान है वो 1 से या 1 या 1 से ज़्यादा है, तो लास्ट नॉन जीरो फिगर के बाद आने वाले जो जीरो हैं वो सिग्निफिकेंट नहीं होंगे, तो केवल क्या होगा इसमें 3 ही होगा सिग्निफिकेंट नंबर। ठीक है स्टूडेंट। उसके बाद जो 6th रूल है वो ये कहता है, इफ द वैल्यू ऑफ नंबर इज 1 और मोर देन 1 एंड इट हैज रिप्रेजेंटेड बाय मेजरमेंट, इट हैज रिप्रेजेंटेड बाय मेजरमेंट। अब इसको मेजरमेंट से हमने यहाँ यूनिट लगा दी, देन ऑल द जीरो विच कम्स आफ्टर लास्ट नॉन जीरो फिगर्स आर कॉल्ड सिग्निफिकेंट फिगर्स। ठीक है, क्योंकि अब इसको यूनिट में हमने इंडिकेट किया है तो ये वाले जीरो भी सिग्निफिकेंट होंगे, जो लास्ट नॉन जीरो के बाद आ रहे हैं ये वाले सिग्निफिकेंट होंगे और ये वाले भी होंगे, क्योंकि अब हमने इसको रिप्रेजेंट किया मेजरमेंट में। तो अब टोटल सिग्निफिकेंट कितने होंगे, 1 2 3 4 5, अब होंगे 5। इसमें कितने होंगे, 1 2 3 4 5 6 होंगे सिग्निफिकेंट, क्योंकि हमने इसको इट हैज मेजरमेंट बाय द इट हैज मेजरमेंट। ठीक है, इट कैन बी रिप्रेजेंट बाय मेजरमेंट, इट कैन बी रिप्रेजेंट बाय मेजरमेंट, क्योंकि अब हमने इसको मेजरमेंट या यूनिट में इसको इंडिकेट किया है। ठीक है स्टूडेंट। उसके बाद द पावर ऑफ 10, 7th रूल कहता है द पावर ऑफ 10 इज नॉट काउंटेड इन द सिग्निफिकेंट फिगर्स। जैसे 2.68 इंटू 10 टू द पावर 6, तो 10 की जो पावर है इज नॉट काउंटेड इन द सिग्निफिकेंट फिगर्स, इसको सिग्निफिकेंट फिगर्स में काउंट नहीं किया जाता, तो सिग्निफिकेंट फिगर्स यही होंगे 3। 2.1 इंटू 10 टू द पावर 5, द पावर ऑफ 10 इज नॉट काउंटेड इन द सिग्निफिकेंट फिगर्स, तो कितने होंगे 2.1 ओनली 2। ठीक है। 8th रूल जो कहता है, क्या कहता है 8th रूल, वो ये कहता है when change the position of decimal point the significant figures does not change, when change the position of decimal point the significant figures not changed। जैसे 2.83 में सिग्निफिकेंट फिगर्स 3 हैं और 28.3 में भी सिग्निफिकेंट फिगर्स 3 हैं, क्योंकि हमने डेसिमल पॉइंट का पोजीशन चेंज किया लेकिन सिग्निफिकेंट फिगर्स चेंज नहीं हुआ, इज नॉट चेंज्ड। ठीक है स्टूडेंट। ये सिग्निफिकेंस एंड द रूल ऑफ द सिग्निफिकेंस था एंड द कैलकुलेशन ऑफ द सिग्निफिकेंस, कैलकुलेशन ऑफ द सिग्निफिकेंस फिगर, कैलकुलेशन ऑफ द सिग्निफिकेंट फिगर्स। सबसे पहले एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन, एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन। रूल ये कहता है on the addition of subtraction of the number of decimal places in the resultant digit should be as the number of least decimal places। दोबारा सुने, रूल क्या कहता है, on the addition of subtraction of the number of decimal places in the resultant digit should be as is in the number of least decimal places। क्या होता है कि जब हम 2 या 2 से अधिक फिगर्स को ऐड करते हैं या सब्सट्रैक्ट करते हैं तो जो रिजल्टेंट डिजिट है, जो परिणामी डिजिट है,
उसमें उतने ही अंक रखे जाते हैं जितने की न्यूनतम सार्थक अंक वाली संख्या में हो। इसको हम समझेंगे एक एग्जाम्पल से। लाइन समझो। ऑन द एडिशन ऑफ सब्सट्रैक्शन ऑफ द नंबर्स ऑफ द डेसिमल प्लेसेस इन द रिजल्टेंट डिजिट शुड बी एज इज इन द नंबर ऑफ लीस्ट डेसिमल प्लेसेस। ठीक है, देखो सुनो, इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। हम पहले ऐड करते हैं, एडिशन करते हैं। जैसे 0.92, 1.88, 16.914। ठीक है, इसमें पॉइंट के बाद कितने नंबर आ रहे हैं? 2 आ रहे हैं। पॉइंट के बाद कितने आ रहे हैं? 1 आ रहा है। पॉइंट के बाद कितने आ रहे हैं? इसमें 3 नंबर आ रहे हैं। तो हमें जो रिजल्टेंट डिजिट है उसमें सबसे कम रखने हैं। उसमें हमें कितने रखने हैं? 1 रखना है। तो पहले इसका एडिशन करो। 4 2 and 1 3 6 2 9 1। तो ये आ गया 19.634। तो इसमें पॉइंट के बाद 3 फिगर्स हैं, हमें रखने कितने हैं? सबसे कम किसमें? 1 है। तो हमें इसमें रखना कितना है? 19.3। ये रिजल्टेंट डिजिट है, हमें रिजल्टेंट डिजिट में सबसे कम रखना है। ठीक है, क्योंकि रूल क्या कहता है? ऑन द एडिशन ऑफ सब्सट्रैक्शन ऑफ द नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस इन द रिजल्टेंट डिजिट शुड बी एज इज इन द नंबर ऑफ लीस्ट डेसिमल प्लेसेस। जब 2 या 2 से ज़्यादा संख्याओं को जोड़ा जाता है या घटाया जाता है तो परिणामी संख्या में उतने ही सार्थक अंक रखे जाते हैं जितने की न्यूनतम सार्थक अंक वाली संख्या में रखे गए हों। ठीक है स्टूडेंट, परिणामी संख्या में उतने ही सार्थक अंक रखे जाते हैं, उतने ही सिग्निफिकेंट फिगर्स रखे जाते हैं जितने की मिनिमम सिग्निफिकेंस नंबर वाली डिजिट में होते हैं। ठीक है स्टूडेंट, ये इसका एग्जाम्पल था। उसके बाद हम एक सब्सट्रैक्शन का ले लेते हैं। 23.47। ठीक है, 12.11। इसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स पॉइंट के बाद 4 हैं, इसमें कितने हैं? पॉइंट के बाद 2 हैं। तो हमें कितने रखने हैं? 7 2 7 में से 1 सब्सट्रैक्ट कीजिए। 6 4 में से 1 3 में से 2 1 2 में से 1 तो 1.36। तो हमें कितने रखने हैं? पॉइंट के बाद इसमें कितने? 2 हैं, इसमें कितने? 4 हैं। तो हमें मिनिमम कितना रखना है? 2 रखना है। तो इसको हम कैसे लिखेंगे? 11.36। ठीक है, नंबर रूल क्या कहता है? रूल कहता है ऑन द एडिशन ऑफ सब्सट्रैक्शन ऑफ द नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस इन द रिजल्टेंट डिजिट शुड बी एज इज इन द नंबर ऑफ लीस्ट डेसिमल प्लेसेस। ठीक है स्टूडेंट, हम सब्सट्रैक्शन और ये तो एडिशन और सब्सट्रैक्शन का था, हम मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन का देख लेते हैं। वही रूल है, ऑन द मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन ऑफ द नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस इन द रिजल्टेंट डिजिट शुड बी एज इज इन द नंबर ऑफ लीस्ट डेसिमल प्लेसेस। जैसे हम डिवीजन का लिखे 0.02406 0.0446, इसका कैलकुलेशन करेंगे। 0.02406 डिवाइडेड बाई 0.0446, ये आएगा 0.56946। अब इसमें पॉइंट के बाद कितने आ रहे हैं? 4। पॉइंट के बाद आ रहे हैं 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स, क्योंकि ये 1 से कम है तो ये वाला 0 तो होगा नहीं, ये वाले होंगे नॉन ज़ीरो। यहाँ पॉइंट के बाद कितने? 3 है, वहाँ 4 हैं। तो हमें कितने रखने हैं यहाँ पर? रिजल्टेंट डिजिट में मिनिमम रखने हैं। तो कितने रखे हैं? 0.69। कितने रखे हैं हमने? ये आएगा कैलकुलेशन करने पर 0.3946। तो इसमें हमें 3 रखने हैं, 0.39। ठीक है, क्योंकि इसमें 3 है, पॉइंट के बाद 3 है, यहाँ पॉइंट के बाद 4 है, तो हमें पॉइंट के बाद 3 रखने हैं, मिनिमम रखने हैं। ठीक है स्टूडेंट, मल्टीप्लिकेशन का करें 142.08 इंटू 0.46, ये आएगा 65.35। इसमें पॉइंट के बाद कितने हैं? 2 हैं। इसमें पॉइंट के बाद कितने हैं? 2 है। टोटल इसमें कितने आ रहे हैं सिग्निफिकेंट फिगर्स? 1 2 3 4 5 आ रहे हैं।
इसमें कितने आ रहे हैं 2 आ रहे हैं, पॉइंट का 2 आ रहे हैं, तो हम मिनिमम रखने हैं, तो इसको हम 2 में कन्वर्ट कर देंगे 6 5। रिजल्टेंट डिजिट में मिनिमम रखेंगे, सिग्निफिकेंट फिगर्स मिनिमम रखेंगे। यहाँ मिनिमम कितने हैं 2 हैं, यहाँ कितने हैं 5 हैं, सिग्निफिकेंट फिगर्स 5 हैं, यहाँ 2 है, तो हमें 2 रखने हैं। ठीक है स्टूडेंट, इस प्रकार से हम कैलकुलेशन करेंगे। ठीक है स्टूडेंट, ये सिग्निफिकेंट फिगर्स का था। ठीक है स्टूडेंट, आज की क्लास हमारी यहीं ख़त्म होती है। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो समझ में आई होगी। ठीक है, और ज़्यादा वीडियो के लिए प्रेस द बेल आइकन सो दैट यू कैन अचीव माई न्यू अपकमिंग वीडियो। ठीक है, एंड शेयर, ठीक है, एंड सेंडिंग मी प्रॉब्लम्स and comment. Thank you so much student.